नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। हालांकि कुछ दिन जो है बीत चुका है इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में मातम दिवस जो है, राष्ट्रीय शोक दिवस जिसको बोलते हैं, वो अभी भी जारी है। तो पाकिस्तान मीडिया का तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो ऑडियंस देख लेते हैं ऑलरेडी, लेकिन बांग्लादेश का मीडिया जो है वो सिर्फ बंगाली ऑडियंस, इंडिया का जो बंगाली ऑडियंस है वही मज़ा ले पाते हैं। लेकिन मेरे चैनल में जो है मैं वो लैंग्वेज बैरियर को ब्रेक करता हूँ और ओवरऑल ये मज़ा जो है सबको देना चाहता हूँ इंडिया में। तो ये चलिए आज का वीडियो देखते हैं। तो काफ़ी मज़ा आएगा इस वीडियो में और कमेंट सेक्शन तो एज़ यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग रहता ही है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया अनड्यू एडवांटेज, ये पाकिस्तानी और ये लोग जो आ जाते हैं, इंडिया में भी कुछ लोग जो है ऐसे हैं, बहुत बोल रहे हैं कि हाँ इंडिया को अनड्यू एडवांटेज मिला है। इवन मोहम्मद शमी, भाई आप गेम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए ना। लास्ट मैच में आपने क्या किया, कितना रन के लिए पिटे आप? ये जो आप फालतू के, जब ऑलरेडी गौतम गंभीर और रोहित शर्मा स्टेटमेंट दे चुके हैं कि कोई बढ़ती एडवांटेज इंडिया को नहीं है, तो आप ये सब फालतू के स्टेटमेंट ना देके बेटर होता कि आप गेम पे कॉन्सेंट्रेट करते। और कॉन्सेंट्रेट आपने नहीं किया, इसलिए आपको लास्ट गेम पे आपका मतलब क्या है आपको पता ही चल गया। क्या एडवांटेज आपने उखाड़ लिया, क्या ले लिया एडवांटेज, मार तो पड़ा इतना। बांग्लादेश और जो भी पाकिस्तानी मीडिया है और जो भी इंडिया के ऑलरेडी खिलाफ है, वो ऑलरेडी मोहम्मद शमी का ये स्टेटमेंट बार बार चला के उसी का ही हवाला दे रहे थे कि इंडिया के अपने लोग ही बोल रहे हैं। और जो लोग बोल रहे हैं, तो इंडिया में जब ऑस्ट्रेलिया में जब इंडिया गया था, एक तो पिच उनकी मर्जी की थी, फिर भी इंडिया ने फर्स्ट मैच जीता। जब इंडिया ने फर्स्ट मैच जीता उन्हीं के पिच में, तो उन्होंने क्या किया, पिंक बॉल, ये पिंक बॉल क्या होता है कि रेड बॉल वाइट बॉल में गेम होता है, उन्होंने अपना पिंक बॉल में गेम खेला है। तब कोई नहीं था ये बोलने वाला कि हाँ ऑस्ट्रेलिया जो है अनड्यू एडवांटेज ले रहा है। और अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो खुद इतने बड़े चीटर्स हैं, वो इंडिया को ऑनेस्टी सिखा रहा है, एडवांटेज सिखा रहा है। तो जब पिंक बॉल में गेम हो रहा था तब ये लोग छुपते हुए, लेकिन जब इंडिया की बात आती है तब ये लोग गांधी बनने आ जाते हैं, हिपोक्रिट साले, दोगले एक नंबर के। तो वो लोग आ जाते हैं हाँ इंडिया को अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है। लेकिन जब पिंक बॉल में टेस्ट हो रहा था तब ये कोई बोलने वाला नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया को अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है। खैर, ये दोगले इंडियंस की वजह से ही इंडिया हमेशा पीछे रहता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एनीवे, दोस्तों, अगर आप में से किसी को इंडी वर्ल्ड समेत मेरे सारे दूसरे चैनल्स का पार्टनर बनना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आपको रशियन लैंग्वेज सीखना है तो मैं रशियन क्लासेस देता हूं, तो आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लासेस ज्वाइन करने के लिए भी इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। भारत बिना बुमराह के खेल रहा है या कोहली और रोहित शर्मा की उम्र हो गई है? मुझे पूरा विश्वास है कि जब बांग्लादेश चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत करेगा तो शानदार प्रदर्शन करेगा। अगर पहले ही मैच में भारत को हरा सके तो इस रोमांच और जोश की लहर कई गुना बढ़ जाएगी। इंडिया ने फिर पेला, ओ इंडिया ने फिर पेला। सच में रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में खेला, जिस तरह न्यूजीलैंड को धूल चटाई और जिस तरह होली से पहले हमें ये शानदार तोहफा दिया, मानो होली का गिफ्ट। और आज पूरे देश में हम ईद से पहले ही ईद का जश्न मना रहे हैं। और हमें इस तरह ईद मनाते देख के ऐसा लगता है जैसे पड़ोसी देश की गांड फट रही है। अरे याद है ना 3 इडियट्स का एक डायलॉग, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। हम दुखी थे, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी 2 और लोग थे। मतलब आज पूरी दुनिया यकीन ही नहीं कर पा रही कि भारत ने ये जीत आखिर कैसे हासिल की। बॉलर्स के कच्चे फाड़े, बैटर्स के खुल गए नाड़े, ओ इंडिया ने फिर पेला, ओ इंडिया ने फिर पेला। जिस तरह टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच से पहले पूरा वर्ल्ड हमारे भारत के खिलाफ खड़ा हो गया था, खासकर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो हर मैच से पहले अपना बाप बदल रहे थे। हमेशा जो भी भारत के खिलाफ खेलेगा मैं उसी का समर्थन करूंगी। जिस तरह से वे अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि भारत चैंपियन न बन पाए, लगता है अल्लाह ने उनकी सारी दुआओं को उल्टा करके भारत पर बरसने वाला आशीर्वाद बना दिया। मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि चाहे हम कोई भी टीम चुन लें, वही ढेर हो जाती है, वही धोखा दे जाती है। भला ये भी कोई बात हुई? खैर, कुछ लोगों की समस्या होती है उनके घमंड में, कुछ की दिमाग में, और कुछ के तो शायद दिमाग की तारें ही ढीली होती हैं। लेकिन जानते हो बांग्लादेश और पाकिस्तान की असली समस्या कहाँ है? इनकी समस्या जड़ में है, प्रोडक्शन में, यानी बीज में।
वरना भला कोई बार बार अपना बाप कैसे बदल सकता है। मुझे तो लगता है कि इस वक्त न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी टीमें यही दुआ कर रही हैं कि बांग्लादेश उन्हें फिर से अपना बाप न बना ले, क्योंकि जब जब बांग्लादेश ने किसी को बाप बनाया है, टीम इंडिया ने उन्हें जोरदार धोकर इस टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। अब तो हालत ये है कि ये सारी टीमें बांग्लादेशियों के सामने हाथ जोड़कर कह रही होंगी, प्लीज हमें माफ कर दो, हम किसी नालायक के बाप बनना नहीं चाहते। गजब बेइज्जती है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ये बांग्लादेश आखिर खुद को क्या समझ रहा था? इन्हें लगा कि क्योंकि हमारे पास जसप्रीत बुमराह नहीं है, इसलिए ये हमारी टीम इंडिया को हरा देंगे। जिनसे मुकाबला हो रहा है उन्हें देखकर मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता ही कमजोर है। जैसे कि भारत बिना बुमराह के खेल रहा है या कोहली और रोहित शर्मा की उम्र हो गई है। मेरा पूरा विश्वास है कि जब बांग्लादेश चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत करेगा तो शानदार प्रदर्शन करेगा। अगर पहले ही मैच में भारत को हरा सके तो यह जोश और भी कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन भाई, ये तो एक चैंपियन टीम है, ये हमारी टीम इंडिया है। जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर भारत ने पहले ही 3 और खिलाड़ियों को तैयार कर रखा है। क्या बात कर रहे हैं? आखिर इनमें इतना साहस आता कहां से कि ऐसी चैंपियन टीम के सामने, और वो भी भारतीय बोर्ड के अध्यक्ष रोजर बिन्नी के पास जाकर सीधा सवाल उठा दें कि टीम इंडिया बांग्लादेश के साथ सीरीज खेलेगी या नहीं। BCB has proposed to BCCI and PCB for the Tri-Nation Series in Dhaka. I am not aware of that. I am not aware. If there is any proposal, I am not aware of that. अपमानित होना तो मानो इनके खून में लिखा है। ये जानबूझकर दूसरों के पास जाते हैं बस अपमानित होने के लिए। आप लोगों की औकात ही नहीं है हमारी टीम इंडिया के साथ खेलने की। जिनके साथ आप मुकाबला कर सकते हैं, उस जिम्बाब्वे, युगांडा जैसी टीमों के साथ ही खेलते रहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आशा करता हूं कि इसके बाद आप लोगों के मन में भारत के खिलाफ कोई भी सीरीज खेलने का ख्याल तक ना आए, और जितना ज्यादा आप भारत के बारे में बुरा सोचेंगे, जितनी कोशिश करेंगे भारत को नीचे दिखाने की, उतनी ही तेजी से हमारी टीम इंडिया ऊंचाइयों को छुएगी और आपके अपमान की गहराई भी दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। जलालत के मारे इंजी भाई की टी शर्ट बन गई है ब्लाउज। एक बारी फिर से टूट रहे हमारे टीवी इन द हाउस। इंडिया ने फिर पहला। अस्सलाम वालेकुम। एक्स सीरम प्रेजेंट्स क्रिक टॉक के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आइए एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स देखें। जब भारत ने पहली पारी में गेंदबाजी की तब गेंद औसतन केवल 2 डिग्री ही टर्न हुई, लेकिन जब न्यूजीलैंड ने गेंदबाजी की तो 20वें ओवर के बाद स्पिनरों को गेंद में 3.4 डिग्री तक का टर्न मिलने लगा। निश्चित रूप से जब पिच 70 ओवर पुरानी हो गई तब न्यूजीलैंड के स्पिनरों ने इफेक्टिवली टर्न निकालना शुरू किया, जिससे भारतीय बल्लेबाजों के लिए चुनौती बढ़ गई। लेकिन रोहित शर्मा की शुरुआती पारी ने खेल का रुख तय कर दिया। रोहित का ये हाई इम्पैक्टेड इनिंग्स एक बार फिर साबित करता है कि अगर वे 10 ओवर तक टिक जाते तो भारत की जीत की संभावना न सिर्फ बढ़ जाती बल्कि मैच लगभग एक तरफा हो जाते थे। एक बात नोटेबल है, पहली पारी में बल्लेबाजी करना जितना आसान लग रहा था, भारतीय गेंदबाजों की क्वालिटी बॉलिंग के कारण न्यूजीलैंड रन बटोरने में नाकाम रहा। दूसरी पारी में खासकर 20वें ओवर के बाद खेल और मुश्किल होता चला गया, क्योंकि 70 ओवर पुरानी पिच में टर्न आना शुरू हो गया था और स्पिनरों को विकेट से खरीद मिलने लगी थी। अचानक से पिच का स्वभाव बदलने लगा और बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं। भारत के दृष्टिकोण से एक बात कहनी होगी कि अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर शानदार हैं। उन्होंने लालच को वश में रखा है। खासकर अक्षर पटेल को मैं अपनी दृष्टि से मैन ऑफ द टूर्नामेंट कहूंगा, क्योंकि कागज कलम पर उनकी बल्लेबाजी आपको उतनी इंप्रेसिव नहीं दिखेगी, लेकिन उनका प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण था। जब भी जल्दी विकेट गिरा, अक्षर मैदान में उतरकर रनों की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन आज की परिस्थितियां अलग थीं और इन बदली हुई परिस्थितियों में भी अक्षर ने खुद को बखूबी ढाल लिया। इस तरह खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढालने के लिए फुल क्रेडिट अक्षर पटेल को जाता है। सच कहूं तो उनकी इस बल्लेबाजी में देखने लायक बात यही थी कि उन्होंने अपनी लालच पर काबू रखा। उस वक्त उन्होंने सिंगल्स लेने पर जोर दिया, अपनी बल्लेबाजी को संयमित रखा। ठीक यही बात श्रेयस अय्यर पर भी लागू होती है। आमतौर पर वे बड़े शॉट खेलने में माहिर हैं, उनके लिए आक्रामक खेल ही पहचान है, लेकिन उन्होंने हालात को समझा और उसी के मुताबिक खेला। उस समय स्ट्राइक रोटेशन को बनाए रखना बेहद जरूरी था और उन्होंने इसे बखूबी संभाला। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भी पूरी तरह से डिसिप्लिन बनाए रखा। जैसे ही उन्होंने देखा कि गेंद टर्न लेना शुरू कर रही है,
उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को लालच देना शुरू किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उस लालच पर काबू रखा और शायद इसी वजह से बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर भारत की गेंदबाजी की बात करें तो मुझे लगता है कि एज अ होल ये एक टोटल डिफरेंट लेवल की गेंदबाजी थी, शानदार, सटीक और प्रभावशाली। क्योंकि शुरुआत में पहली पारी में बल्लेबाजी करना उतना मुश्किल नहीं था, बल्लेबाजी काफी सहज थी, लेकिन भारतीय स्पिनर्स ने लगातार विकेट टू विकेट लाइन बनाए रखी और सटीक गेंदबाजी की। उन्होंने तेज और फ्लैटर ट्रैजेक्टरी में गेंदबाजी की, ताकत के साथ, यहां तक कि जब रविंद्र जडेजा ने एक फ्लाइटेड डिलीवरी फेंकी तब भी उसकी गति 92 किलोमीटर प्रति घंटे थी। ऐसे में उन परिस्थितियों में भारतीय स्पिनर्स ने वास्तव में एक अलग स्तर की गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। दोनों टीमों को पूरा श्रेय देना होगा। उन्होंने अपनी क्षमताओं के अनुसार बेस्ट क्रिकेट खेली और मुकाबले को यादगार बना दिया। बट ऑन अ गिवन डे भारत ने अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिकेट खेली। खासकर अगर मैं कहूं तो भारत की गेंदबाजी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रही। जब न्यूजीलैंड बल्लेबाजी कर रहा था उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए मैं कहूंगा कि वे कम से कम 30 रन कम बना पाए, और ये पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन का ही नतीजा था। आखिरकार जब खेल कठिन होने लगा, जब 20 ओवर के बाद या उस समय के आसपास विकेट टूटने लगे, उससे पहले रोहित शर्मा ने जो पारी खेली उसने पूरी तरह से भारत को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। सच कहूं तो आपकी राय और विचार कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा। कमेंट बॉक्स আপনাদের মন্তব্য মতামত জানতে চাই। तो सबसे पहले सपन डीजी ने लिखा है कि इंडिया की क्रिकेट नेक्स्ट लेवल की है, हर प्लेयर अपना कंट्रीब्यूशन करता है और परफॉर्म करता है, ऐसा लगता है कि सबके सब हीरो हैं। उसके बाद विप्लव राक्षी ने कमेंट किया कि दुनिया का एकमात्र देश जो कि अपने अम्मी के रेपिस्ट लोगों को अपना अब्बू समझते हैं। उसके बाद सुशो वांचार ने कमेंट किया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश भाई भाई जिनके बाप हमेशा रहते हैं अस्थाई। उसके बाद गिमी नाटिसन ने कमेंट किया कि बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों के टीम को अगर कंबाइन भी कर दिया जाए तो भी वो इंडिया को हरा नहीं पाएगा। उसके बाद एम चौधरी ने कमेंट किया कि अगर ये इंडियन टीम पाकिस्तान में खेलती तो बहुत सारे बॉलर्स के कैरियर्स खत्म हो जाते, 400 प्लस स्कोर बनते। अगर भारत के खिलाफ कोई केले का पेड़ है तो हम उस केले के पेड़ के सपोर्टर होंगे, लेकिन भारत का सपोर्टर नहीं होंगे। उसके बाद दास SN4NK ने कमेंट किया कि मैं 75 साल का एक बुढ़ा हूं और मुझे केला मामूनी से शादी करना है। मैं अभी भी वर्जिन हूं और बांग्लादेशी लोग तो अपने अब्बू बदलते रहते हैं, लेकिन मैं अपने दिल से केला मामूनी को कभी बदल नहीं पाया। 75 साल की उम्र में भी मैं केला मामूनी के साथ बिस्तर हिलाऊंगा। उसके बाद नारे नूनिया ने कमेंट किया कि बांग्लादेश के लिए एक फेमस प्रोवर्ब है, गांड में दम नहीं लेकिन जुबान में हम किसी से कम नहीं। उसके बाद ओबिक दास ने लिखा है कि बांग्लादेश का एक फेमस पोएट है जिसने बोला है कि असली खेला बिस्तर पे होता है, फील्ड पे नहीं। बिस्तर पे खेलना आराम है लेकिन फील्ड पे खेलना हराम है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि आप जैसे सोच रखने वाले इंसान जब बिस्तर में खेलते हैं ना तो जो निकलता है प्रोडक्ट वो भी हराम नहीं, हराम के पीछे अगर एक आई जोड़ दिया जाए तो जो होता है हरामी बेसिकली। तो आपके कोख से ही हरामी लोग जन्म लेते हैं, आपके खून से ही हरामी लोग जन्म लेते हैं। उसके बाद टॉम नू ने कमेंट किया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में 3 दिन का राष्ट्रीय मातम दिवस चल रहा है, भारत से आप लोगों को ईद मुबारक। उसके बाद शांतनु दास ने कमेंट किया कि प्रैक्टिस से चैंपियंस बनोगे और बहानेबाजी से बांग्लादेश बनोगे। उसके बाद आमिर खान ने कमेंट किया कि भाई तुम लोग प्लीज पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक बार ट्रॉफी छू के देखने दो, नहीं तो बेचारे हार्ट फेल होकर मर जाएंगे। उसके बाद अनिमेश गिरी ने कमेंट किया कि बहुत कष्ट हो रहा है, वो साफ साफ समझ में आ रहा है, 2 कंगाल देश इंडिया के हारने का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद गोपाल सरदार ने कमेंट किया कि इंडिया के डैम से पानी छोड़ने की जरूरत नहीं है, आज पूरा बांग्लादेश आंसुओं के बाढ़ में डूब गया है। उसके बाद शांतनु पॉल ने कमेंट किया कि अफसोस की बात है आज बांग्लादेश को कोई नया अब्बू नहीं मिला। उसके बाद पार्थो सारथी विश्वास ने कमेंट किया कि 20 से 25 साल खेलने के बाद भी बांग्लादेश क्रिकेट जिस तरीके से बर्बाद हुआ है उसके बारे में ना सोच के सिर्फ इंडिया की हार कैसे हो उसके लिए दुआ करना और किस बाप के कंधे पे चढ़ के इंडिया को हरा सकते हैं बस यही सोचते रहना। मैं लिख के दे रहा हूं कि ऐसा देश कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। केनिया, जिम्बाब्वे इससे भी बदतर लेवल में चला जाएगा बांग्लादेश। जो इंडिया से सीखने की जगह इंडिया की आलोचना करने में ही व्यस्त हो
उनकी लाइफ सिर्फ दूसरों की आलोचना करते करते ही कट जाएगा, चाहे वो इकोनॉमी हो या फिर स्पोर्ट्स हो या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक्चुअली हम इंडियंस खुद चाहते हैं कि बांग्लादेश यूं ही भारत के आलोचना करने में ही बिजी रहे और दूसरी ओर से हम अपना काम करते जाएंगे। भारत को हरा सके ऐसे अब्बू की खोज बांग्लादेश जारी रखे। आप लोगों को इंडियंस की ओर से इस जर्नी में बहुत बहुत शुभकामनाएं।